अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अदनान। मैं आप लोगों की भेजी गई रियल हॉरर स्टोरीज शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करूंगा और उस पर नरेट कर दूं। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरी सुनने से पहले अगर कमरे की लाइट ऑफ है तो बेहतर ये कि लाइट ऑन कर लें, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको डर लगने लगेगा। लिटरली स्टोरी बहुत खौफनाक है। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती है और अपनी बातें सुनने लगती है। आपको डर ना लगे, आयतल कुर्सी पढ़ ले। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये वाकया मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मेरे जैसे कुछ लोग अगर इस तरह की ट्राई करना चाह रहे हैं या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो ये वाकया उनके लिए नसीहत है। वो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई और भाई इस तरह की किसी प्रॉब्लम में फंसे। तो ये वाकया बताने का मकसद ये है कि ये एक नसीहत भी है जो लोग के जहन में बैठ जाए और कभी भी इस तरह की कोई हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचें। तो चलते अपनी स्टोरी की तरफ। वक्त जाया नहीं करूंगा। बात कुछ यूं है कि मैं एक गांव से ताल्लुक रखता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। खेती बाड़ी वगैरह करके हम अपना घर चलाते हैं। मेरे वालिद साहब अपने भाइयों में सबसे नॉर्मल स्टेज पे हैं, यानी कि इतने अमीर नहीं है। बाकी सब भाई माशाल्लाह अच्छी अच्छी जगहों पर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कोई बिजनेसमैन, कोई अच्छी जॉब कर रहा है। मेरे वालिद साहब भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मेरे वालिद साहब शुरू से दादा की डगर पर चले और उनकी जमीनें संभाली। जो दूसरे भाइयों के हिस्से हैं वो भी मेरे वालिद साहब ही चलाते हैं। वो जो भी फसल बनती है उसका कुछ परसेंटेज बनता है जो उनको जो मेरे बाकी तायों को, चाचों को देते हैं। हम चूंकि गांव में खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो बाकी चचा वगैरह शहरों में रहते हैं। मुझे अपने चचा की एक बेटी बहुत पसंद थी जो बहुत पढ़ी लिखी थी और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था। यहाँ मैं फिर से कहूंगा कि कमेंट करने वाले जज मत करें। मैंने शुरू से ही मान लिया कि मेरी जिसका मैंने नुकसान भी उठाया और भुगत भी रहा हूं। और ये स्टोरी उन लड़कियों के लिए भी है जो लड़कों को सिर्फ टाइम पास समझती हैं और उनके दिलों से खेलती हैं। बाद में लड़के बहुत पोजेसिव हो जाते हैं और फिर उनकी जान नहीं छोड़ते। और कुछ लड़के हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें मैं भी हूं। और फिर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो बिल्कुल ही डिफरेंट था, जो एक खौफ से भरा था। वक्त गुजरता रहा, हम आहिस्ता आहिस्ता जवान हो गए। पहले हम मिलते थे तो इतना इंटरेस्ट मेरी कजन का मुझ में नहीं था, लेकिन एक बार हमारे रिश्तेदार में शादी थी तब मेरे कजन मेरी बातचीत कुछ ज्यादा हो गई। हमारी फोन पे बातचीत होने लगी, क्योंकि मैं उससे पहले से पसंद करता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके अंदाज से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो मुझे पसंद करती, लेकिन इस बार उसने मुझ में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। काफी ज्यादा बातचीत हुई, काफी फोन पे बात। वो शादी अटेंड करके चली गई और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया हमारी मोहब्बत। अभी मैं नहीं जानता था वो मोहब्बत एक तरफा है। अदनान भाई, उससे पहले मैं उसे पसंद करता था, लेकिन उसने कभी लिफ्ट नहीं कराई तो मैंने वो अपना अरमान दिल में ही रखा हुआ था। लेकिन जहां उसने मुझे लिफ्ट करवाई, मुझसे फोन पे बात करना शुरू की, मुझसे मोहब्बत के दावे तक किए, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता चला गया। मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका था। वो हर वक्त मेरे दिमाग में रहने लगी। मुझे उससे शदीद मोहब्बत। पहले की बात तो और थी, लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका। और उसके बाद होता ऐसा है कि जब मैंने उसे शादी की ऑफर की तो उसने बात घुमाना शुरू कर दी। मैं जब भी उससे शादी की बात करता वो बात को घुमा। फिर कई बार ऐसा कि रात को अक्सर मैं उसे फोन करता तो उसका नंबर कहीं और भी। मैं बहुत टेंशन में रहने लग गया, मुझे बहुत घबराहट होने लगी। फिर एक दिन उसने क्लियर मुझसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, और वो भी तुमसे। मैंने उससे वजह पूछी, जिस पर वो बिल्कुल साइलेंट हो गई और मुझसे उसने ये तक कह दिया कि तुमसे मुझे मोहब्बत। मैं बहुत कड़वे अल्फाज थे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मेरे दिल पे क्या गुजरी थी वो आप नहीं जानते।
बस स्टोरी को मेन बयान कर। जो पहले दावे थे मोहब्बत के, अब उसने बिल्कुल मुकरना शुरू कर दिया। उसने शादी से भी साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत टूटा हुआ था। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। जिसे मैं चाहता था वही मुझसे मोहब्बत नहीं कर। फिर किसी जाहिल के कहने पर मैं एक आमिल से उस आमिल को बताया, वो जो आमिल होते हैं ना महबूब आपके कदमों में, वो वाला आमिल था। उसे जाकर सारी बात बताई। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा मामला हल कर सकता हूँ। नौज़बिल्ला, खुदा के आगे हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। वो अल्लाह है जो हमारे दिलों का हाल अच्छे से जानता है और उसके हर काम में बेहतरी होती है। उस टाइम हमें नजर नहीं आती, लेकिन तस्वीर का रुख कुछ और ही होता है। वो जब ये सारे मामलात हो गए तो मुझे तब समझ में आया कि अल्लाह की ही बेहतरी थी जो मुझे ये नहीं मिली। वो लड़की किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी और उससे बहुत ज्यादा अटैच थी, पर मैं एक तरफा मोहब्बत में पागल था। आप कभी कभार जिद कर लेते हैं ना अल्लाह ताला से कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही चाहिए। अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता, लेकिन जब आप जिद पे अटल हो जाते हो ना, जब आप अपनी जिद पूरी करते हो तो आप नुकसान ही उठाते हो। ये नुकसान मैंने उठाया। खैर, मैं उस आमिल के पास गया। उसने कहा कि 7 दिन का चिल्ला तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम चिल्ला करोगे तो उसके बाद तुम्हारे कब्जे में मुश्किलात आ जाएंगे और तुम उनसे कोई भी काम ले, कोई भी, तुम उनकी मदद से अपने महबूब को मोहब्बत के लिए भी आमादा कर सकते। वो तुम्हारे महबूब के दिमाग में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर देंगे कि इससे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। ये चिल्ला 7 दिन का था और बहुत खौफनाक चिल्ला था। जैसा कि आमिल ने बताया कि अगर तुम चिल्ले से पीछे भी हटे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है और मौत तक जा सकता है। 7 दिन तुमने कब्रिस्तान में जाके वहां कब्र के अंदर बैठ के चारों तरफ गोलदारा लगा के वो चिल्ला करना है। ऐसे में तुम्हें 7 रातों में कोई तुम्हें डराएगा, तुम्हें कोई वहां से इस चिल्ले के बारे में रोकने से मना करेगा, लेकिन तुमने डरना नहीं, तुमने पीछे नहीं हटना, तुमने चिल्ला मुकम्मल करना तो तुम अपने मामले में कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने बैग मारी तो यही चीजें तुम पर पलट कर आ जाएंगी। मैं इसकी मोहब्बत में बहुत अंधा हो चुका था, तो मैंने उस बात पर एग्री कर लिया और चिल्ले के लिए राजी हो गया। उसने मुझे जुमेरात का दिन बताया कि जुमेरात के दिन फर्स्ट नाइट होगी और जुमेरात से अगली जुमेरात तक तुम्हें चिल्ला करना होगा। और उसने कब्रिस्तान भी मुझे वो बताया जहां पर कोई आता जाता नहीं था। वो एक पुराना कब्रिस्तान था अंग्रेजों के दौर का, जहां पर कोई भी इतना जाता नहीं था और अब अबैंडन पड़ा। दिन में गया, वहां पर एक खड्डा खोदा। मैंने जुमेरात से पहले जाकर वहां पर एक खड्डा खोदा जहां पर मैंने बैठकर चिल्ला करना था, उसी कब्रिस्तान और कब्र नुमा, और अपने कुछ खाने पीने की चीजें, कुछ अपने सामान वगैरह अपने साथ रखा और मैं रेडी था। आमिल ने कहा था कि रात को 12 बजे तुमने उस कब्रिस्तान में मुझे वहां मिलना। तुम्हारा चिल्ला रात 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा और मैं कुछ पढ़ने के लिए दूंगा जो तुमने पढ़ना है। उसको पढ़ते पढ़ते तुमने ये चिल्ला करना है। खैर अदनान भाई, मैं अपने मुकर्रर वक्त पर वहां पहुंच गया। कब्र तो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। अब आमिल मुझे कुछ कैंडल जलाकर उस कब्र में बिठा के और चला। उसने मुझे कुछ बुक दी थी, मैं बता नहीं सकता वो क्या था, लेकिन वो कोई अमल था, वो मंत्र था जो मैंने पढ़ना था। अब मैं वो पढ़े जा रहा था। पहली रात थी अदनान भाई, अंधेरी रात और गांव से दूर हट के वो जगह थी। वैसे ही इंसान अगर इस जगह पर रात में आ जाए तो उसको खौफ आए, लेकिन मोहब्बत में इतना पागल था कि मैं उस जगह बैठकर पूरी 7 रातों को चिल्ला करना था। आसपास के माहौल का जायजा लिया तो इतना शदीद खौफनाक माहौल था, मैं बता नहीं सकता। हल्की हल्की धुंध थी, आसमान पे पालक थी, खूब अंधेरा और मेरे कब्र के चारों तरफ कैंडल चल रही थी। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे फील होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे आसपास कोई है जो मुझे देख रहा है। कि अब मुझे वो विर्द शुरू किए तकरीबन 1 घंटा हुआ था। मेरे सामने
एक और कब्र थी जो बहुत पुरानी थी, जिसपे एक तख्ती लगी हुई थी, नेम प्लेट, जिसकी तख्ती जैसे किसी ने धम करके धक्का देके बहुत गुस्से से नीचे फेंक दी हो। वो टूटी और नीचे गिर गई। न जाने पता नहीं कितने सालों से वो मजबूती से अपनी जगह पर थी, लेकिन इतने गुस्से से किसी ना नजर आने वाली चीज ने उसको धक्का दिया और वो शदीद जोर से नीचे गिरी और धम करके आवाज आई। अदनान भाई, ये स्टार्ट था और कब्रिस्तान में उसकी आवाज गूंजी, यानी कि कोई था जो बड़े गुस्से से उसको इसने धक्का दिया। आमिर ने मुझे बार बार इस बात का कहा था कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरे जहन में सिर्फ वही सवार थी। मोहब्बत में इंसान इतना पागल हो जाता है। मैंने वो व्यर्थ करना छोड़ा नहीं, मैं पढ़ता रहा। 1-2 घंटे गुजरे, मुझे अपने आस पास एग्जिस्टेंस फील होने, कोई है मेरे आस पास जो मुझे देख रहा है। मेरे करीब एक दरख्त था जो बहुत पुराना बोर्ड का तरह, देखने में अगर उसको वैसे भी देखा जाए तो अंधेरे में वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अजीब सा क्रिएचर खड़ा हुआ है। वो दरख्त को देखकर भी खौफ आया। वो दरख्त थोड़ी देर में हिलने लगा, जैसे उस पर कोई है और मूव कर रहा है। उसकी टहनियां मूव हो रही थी, जैसे कोई है जो इसे हिला रहा है। वो मेरा ध्यान वहां पर भटका। मेरे जहन में यही था कि मुझे बस अपना टारगेट अचीव कर। लेकिन अदनान भाई, कहने में ये चीजें आसान है, लेकिन जब रियलिटी में इनको फेस करना पड़ता है तो आपकी जान निकल जाती है। अब एक चीज जो मुझे पता है कि गैर मरी मखलूक, तो मैं कैसे इसको इग्नोर कर सकता था।